नमस्कार दोस्तों, आज है 8 नवंबर 2025 और आज की न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला फोर्टिफाइड राइस कर्नेल किस देश को निर्यात किया? सही आंसर ऑप्शन सी, कोस्टा रिका। दोस्तों, हाल ही में भारत ने कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की अपनी पहली खेप निर्यात किया है। यह भारत के कृषि निर्यात और पोषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोस्तों, यह पहल भारत सरकार के घरेलू पोषण मिशनों जैसे कि कुपोषण मुक्त भारत पोषण अभियान के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य कुपोषण से लड़ना है। दोस्तों, यह फोर्टिफाइड राइस कर्नेल चावल क्या है? यह आटे को लौह, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इस मिश्रण को फिर चावल के दाने जैसे आकार दिया जाता है और सामान्य चावल के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है ताकि इसके पोषण मूल्य को बढ़ाया जा सके। यह निर्यात खाद्य सुदृढ़ीकरण तकनीक में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता और वैश्विक पोषण चुनौती का समाधान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, कुल 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल चावल का निर्यात किया गया है। दोस्तों, यह खेप भारत के छत्तीसगढ़ से भेजी गई है, जो कि राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था और यह इसे वैश्विक खाद्य बाजार में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में अब्राहम अकॉर्ड्स में कौन सा मध्य एशियाई देश शामिल होने जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। दोस्तों, 2025 में अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बनने जा रहा है कजाकिस्तान। दोस्तों, यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई थी, जिन्होंने मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी पुष्टि की। यह कदम इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की पहल है। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? अब्राहम अकॉर्ड्स इजराइल और विभिन्न अरब व मुस्लिम बहुल देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में किए गए ऐतिहासिक शांति समझौतों की एक श्रृंखला है। इन समझौतों ने दशकों की शत्रुता को समाप्त करते हुए मध्य पूर्व की राजनीति और कूटनीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया। दोस्तों, इसका उद्देश्य है समझौतों का प्राथमिक लक्ष्य इजराइल को मध्य पूर्व में एक वैध देश के रूप में स्वीकार करवाना और शामिल होने वाले देशों के बीच शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों, बात करें, यह समझौता है जो 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें शामिल देश है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को। यूएई जो है यह पहला खाड़ी देश है जो इजराइल का समर्थन किया था। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड्स नाम का महत्व क्या है? इन समझौतों का नाम पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया है। अब्राहम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों में एक सामान्य पूर्वज और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यह नाम इन देशों के बीच साझा सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों का प्रतीक है। दोस्तों, इन समझौतों ने दूतावास की स्थापना, राजदूतों की नियुक्ति और सरकारी स्तर पर सीधे संवाद का मार्ग प्रशस्त किया है। व्यापार, निवेश, पर्यटन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के नए द्वार खुल गए हैं। इन देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाना शुरू किया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 7 नवंबर। दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषित किया गया था,
जिसका उद्देश्य कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों 7 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी का जन्मदिन है, जिन्होंने रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी, जो कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। दोस्तों इस बार की राष्ट्रीय जागरूकता दिवस का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है बेलेम, ब्राजील, ऑप्शन बी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलेम, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 10 से 9 नवंबर 2025 तक अमेजॉन वर्षा वन के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाला बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह सम्मेलन 2015 के पेरिस समझौते के ठीक 10 वर्ष बाद हो रहा है, जिससे यह वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया है। दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करना। दोस्तों अमेजन क्षेत्र में सम्मेलन का आयोजन वनों की कटाई को रोकने और प्रकृति आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रतीकात्मक प्रयास है। दुनिया भर की देशों, नेताओं, वैज्ञानिकों, स्वदेशी समुदायों और नागरिक समाज को एक साथ लाकर जलवायु संकट से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई पर सहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त स्मार्ट ट्रैवल पास पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दोस्तों पिंक सहेली कार्ड योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत 12 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को दिल्ली परिवहन, TDC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी निर्मित सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इक्षक। दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी निर्मित सर्वेक्षण पोत का नाम इक्षक है। दोस्तों INS इक्षक भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट के तहत निर्मित तीसरा स्वदेशी जहाज है, जिसे 6 नवंबर 2025 को नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। दोस्तों इक्षक नाम का संस्कृत में अर्थ है मार्गदर्शक, जो समुद्र में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के इसके मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है। यह जहाज भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। पोत की लंबाई 110 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर और इसका विस्थापन वजन जो है लगभग 3400 टन है। दोस्तों यह 14 समुद्री मील की क्रूज गति और अधिकतम 18 समुद्री मील की गति तक पहुंच सकता है। इक्षक सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का तीसरा जहाज है, लेकिन यह अपनी श्रेणी का पहला पोत है जिसे महिला अधिकारियों और नाविक के लिए समर्पित आवास के साथ डिजाइन किया गया है। यह पोत भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने, रणनीतिक पहुंच को मजबूत करने और मित्र देशों के साथ हाइड्रोग्राफिक सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार सक्षम खिलाड़ियों की राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में शामिल पैरा एथलीट कौन है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीतल देवी। दोस्तों पहली बार सक्षम खिलाड़ियों की राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में शामिल होने वाली पैरा एथलीट बन गई है शीतल देवी। यह जम्मू कश्मीर की है शीतल देवी। दोस्तों नवंबर 2025 में जेधा में आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारत की सक्षम जूनियर तीरंदाजी टीम में चुने जाने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई है शीतल देवी। शीतल देवी का जन्म दोनों हाथों के बिना हुआ था और वह पैरों से तीर चलाती है। उन्होंने पहले पैरा तीरंदाजी में कई पदक जीते हैं,
जिनमें 2022 एशियाई पैरा खेल में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक और 2024 पैरा ओलंपिक में 1 कांस्य पदक शामिल है। दोस्तों, शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक पैरा तीरंदाज दिव्यांग तीरंदाज है। वह जन्म से बिना हाथों के है, लेकिन उन्होंने अपने पैरों और कंधों का इस्तेमाल करके तीरंदाज में महारत हासिल की है। उनकी यह कहानी दिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, शीतल का जन्म 2007 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिला में हुआ था। दोस्तों, वह फोकोमेलिया नामक एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी के साथ पैदा हुई, जिसकी वजह से उनके हाथ पूरी तरह विकसित नहीं हुई। दोस्तों, 2021 में एक यूथ इवेंट में भारतीय सेना के कोचों ने उनकी व्यक्तिगत काबिलियत को पहचाना और उन्हें तीरंदाज के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में उन्होंने कृत्रिम आर्टिफिशियल हाथों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उन्हें सहज महसूस नहीं हुई तो उन्होंने अपने पैरों से तीरंदाजी का अभ्यास करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रयान विलियमसन को भारतीय नागरिकता दी गई, वह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। दोस्तों, रयान विलियमसन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। वह भारत से खेलने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता त्याग दी है और उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है। दोस्तों, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय टीम से खेलने के लिए अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़ दी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। दोस्तों, उनकी मां का जन्म मुंबई में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था और उनके नाना लिंकन एरिक 1950 के दशक में संतोष ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, रयान ने कहा कि भारतीय टीम के लिए खेलना उनके और उनके परिवार के लिए अपने दादा के सपने को पूरा करने जैसा है। दोस्तों, वह वर्तमान में इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु एफसी के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के संबंध में कौन से कथन सही है? दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है कुल 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की गई। दूसरा है 13 विश्व प्रीमियर फिल्में शामिल थी। 21 ऑस्कर नामांकित फिल्में प्रदर्शित की गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। दोस्तों, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की गई, 13 विश्व प्रीमियर फिल्में शामिल थी और 21 ऑस्कर नामांकित फिल्में प्रदर्शित थी। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी, गोवा में आयोजित हो रहा है। 20 से 28 नवंबर 2025 तक चलेगा। यह महोत्सव सूचना प्रसारण और गोवा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें फोकस देश है जापान, स्पेन पार्टनर देश है और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट देश है। दोस्तों, महोत्सव को 127 देशों से रिकॉर्ड 2334 प्रविष्टियां मिली है। दोस्तों, IFI के इतिहास में पहली बार इसे सुलभ आयोजन बनाया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों सहित सभी फिल्म प्रेमियों के लिए ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा व्याख्या और बहुभाषी डबिंग जैसी सुविधाएं हैं। दोस्तों, IFI 2025 भारत का पहला AI फिल्म महोत्सव और हैकाथॉन आयोजित कर रहा है, जो सिनेमा और अत्याधुनिक तकनीक के संलयन को दर्शाता है। दोस्तों, महोत्सव में कान, बर्लिन, लोकार्नो और वेनिस जैसे प्रतिष्ठित समारोहों में पुरस्कार जीतने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। दोस्तों, महान फिल्म निर्माता गुरुदत्त, राज खोसला, ऋत्विक घटक, P भानुमति, भूपेन हजारिका और सलील चौधरी को उनकी उत्कृष्ट कृतियों को प्रदर्शित करके सम्मानित किया जाएगा। सुपरस्टार रजनीकांत को उनके 50 साल के शानदार सिनेमाई सफर पूरे होने पर समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत गैब्रियल मस्कारो द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्लू ट्रेन से होगी, जो बर्लिन 2025 सिल्वर बियर विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 86वां। दोस्तों, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को 143 देशों में 86वां स्थान दिया गया है। दोस्तों, यह 2024 की रैंकिंग से 6 पायदान नीचे चला गया है।
2024 में 79 था और इस बार जो है 86वां हो गया है। दोस्तों इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है, उसके बाद नॉर्वे और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। दोस्तों यह रैंकिंग 8 प्रमुख कारकों के आधार पर तैयार की जाती है। सरकारी शक्तियों पर बाधाएं, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। दोस्तों इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, फिनलैंड तीसरे स्थान पर और अंतिम देश है वेनेजुएला जिसका स्थान 143 है। भारत का स्थान कहाँ है? 86वां। दोस्तों अब देखते हैं स्टैटिक जीके रैपिड फायर और इस क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। सिंधु लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था? जॉर्ज व्यूलर। भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर 1943 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। वेदांग की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या है? वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। डार्क जोन शब्द किससे संबंधित है? भूजल स्तर की अत्यधिक गिरावट से। राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? कल्हण। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की प्रेरणा किस देश से ली गई? सही आंसर है अमेरिका से। गिलगमेश का महाकाव्य किस सभ्यता से संबंधित है? सही आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।